हेलो एवरीवन, आई एम मुसाइद मलिक। और हम जैसे कि सारे लेक्चर्स में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ का चैप्टर चल रहा है, तो इसमें हम लोग क्या डिस्कशन करते हुए आ रहे हैं। वायरल डिजीज़ पढ़ रहे हैं। हमने डेंगू पढ़ लिया, जिका वायरस पढ़ लिया, निफा वायरस पढ़ लिया, येलो फीवर पढ़ लिया और चिकनगुनिया हम पढ़ने वाले हैं। मम्स पढ़ लिया हमने। तो ऐसे डिफरेंट जितने भी हमारे डिजीज़ हैं, हम ऑलमोस्ट हर डिजीज़ कवर करेंगे नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी और डेली लाइफ के बेसिस पे भी। तो जो नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे उनको हम लेक्चर के बीच में बताते जाएंगे। बाकी हम लोग अब डिस्कशन करते हैं अपना हेपेटाइटिस और अपना क्या हो गया, हेपेटाइटिस ए बी सी डी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके हम टाइप्स देखेंगे, कैसे होता है कैसे नहीं होता है, वो सारी चीज़ देख लेंगे। चलिए अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि आप ये जो आइज देख रहे होंगे, तो आप क्या यहाँ पर गैस कर पा रहे हैं इस पर्सन को, ये पर्सन किससे इन्फेक्टेड है? तो आपने हाँ सही बोला कि ये इसको पीलिया हो गया है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जल्दी से आप ध्यान कीजिए। इसको हम बोलते हैं जॉन्डिस। सही पहचाना आपने। तो ये जॉन्डिस क्या होता है? ये पर्टिकुलरली कोई डिजीज़ नहीं है। बेसिकली जॉन्डिस एक सिम्टम है। जैसे कि किसी भी डिजीज़ में वायरल इन्फेक्शन होता है या मलेरिया होता है, डेंगू होता है, तो हमको इनिशियल फेज में इनको क्या होता है, फीवर आता है। तो ऐसे ही हेपेटाइटिस या मतलब डिफरेंट कंडीशंस में क्या होता है, हम लोग को ये जॉन्डिस हो जाता है। जॉन्डिस का मीन्स क्या होता है, हमारा जो लिवर है और जो उसके डक्ट्स हैं, बाइल डक्ट्स वगैरह हैं, तो उसमें बहुत हद तक लॉस होता है। जितना हमारा ये बाइल जो होता है, ये हमारी बॉडी से एलिमिनेट नहीं हो पाता। ये बाइल जो है हमारी बॉडी ब्लड वेसल्स में आ रहा है, एक्यूमुलेट हो रहा है, जिस वजह से हमारी बॉडी का कलर येलोइश हो गया है। सिम्टम्स ऑफ हेपेटाइटिस बी। अब हम आते हैं हेपेटाइटिस पे। जॉन्डिस होगा, ये एक चीज़ का सिम्टम हो गया नंबर 1। इचिंग ऑफ द स्किन सेकंड हो गया। ब्लीडिंग फ्रॉम द ईसोफेगस एंड स्टमक, मतलब स्टमक या ईसोफेगस से ब्लीडिंग होगी। और ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वोमिटिंग क्या होगा, हमारे ब्लड भी आ सकता है। एसआईटीज होगा। फोर्थ हो गया पाल्मर एरिथीमिया हो गया। फिफ्थ क्या है ये, वायलेशन ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग होने लगेगी, हमारे वेसल्स में होने लगेगी। ठीक है, वो सारी चीज़ें हो गई। एडीमा 7 हो गया। तो हम आगे कैरी ऑन करते हैं अपना। वैसे आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है? क्योंकि हम लोग जितना बेसिकली हम जितना आसान तरीके से समझा सकते हैं उतना समझा रहे हैं। बाकी अगर आपको कुछ तब भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप गूगल क्लासरूम ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, 1-to-1 कॉन्टेक्ट कर सकते हैं हमारी टीम मेंबर से। आपको सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो हेपेटाइटिस वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे हम कब मनाते हैं? 28 जुलाई को मनाते हैं। ठीक है, तो ये कोई मामूली डिजीज़ नहीं है। ये भी मतलब जैसे हम आप कह सकते हैं बहुत इन्फेक्शियस डिजीज़ है। जैसे कैंसर होता है, वो इन्फेक्शियस नहीं है, मतलब उसमें उसको जब एक बार हो जाए तो पर्सन को बहुत क्योर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही हेपेटाइटिस भी है। अब व्हाट इज हेपेटाइटिस? चलिए इसको आप एक बार डायग्राम देख लीजिए अगर आपको स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हेपेटाइटिस डिफरेंट टाइप्स का होता है, ABCDE। ठीक है, देर आर 5 टाइप्स ABCD हमने जैसे डिस्कशन किया। हेपा मतलब इसका पूरा मीनिंग देखते हैं हम। हेपेटिक मीन्स क्या हो गया, लीवर हो गया। हेपेटाइटिस मीन्स क्या होगा, इन्फ्लेमेशन। लीवर में इन्फ्लेमेशन एक तरीके से होता है। इन्फ्लेमेशन मीन्स क्या होता है, जलन हो गया या मतलब इचिंग हो गया, मतलब वो डिफरेंट टाइप्स के फ्लूइड से इकट्ठे होते हैं। तो हमारी सेल्स होती हैं उसमें, कभी हमारा ऑस्मोसिस एंडोस्मोसिस होगा, कभी एक्सोस्मोसिस होगा, तो उसमें फ्लूइड का मीन्स क्या होगा, इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा। व्हाट वैक्सीन्स आर अवेलेबल फॉर विच टाइप्स ऑफ हेपेटाइटिस? यहाँ पर कुछ हेपेटाइटिस के लिए वैक्सीन अवेलेबल हैं जो कि mRNA बेस्ड टेक्नोलॉजी पर बनी हुई हैं, और कुछ के लिए नहीं है। वो हम सब आगे लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो हमारे सी के लिए नहीं है। सी मोस्टली होता भी नहीं हमारे यहाँ पर। इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिवर, ये दिखा रखा है, इन्फ्लेमेशन हो रहा है, फ्लूइड इकट्ठा हो रहा है। एस्टिमेटेड केसेस वर्ल्ड वाइड पर ईयर क्या होता है, हेपेटाइटिस बी एंड सी के केसेस कितने आते हैं? 400 मिलियन। ग्रेजुअल डेथ एंड एस्टिमेटेड 1.4 मिलियन पीपल्स डाई वर्ल्ड वाइड फ्रॉम हेपेटाइटिस एवरी ईयर। अब आप समझ रहे हैं, अभी तक की जो हमारी कोविड से डेथ हुई है वो 10 लाख 15 लाख का को क्रॉस अभी अप करी है। इससे पहले मतलब 1 ईयर हो गया नहीं कर पाई थी। तो हेपेटाइटिस जो थी अभी तक की उससे भी डेडली डिजीज़ थी, क्योंकि इसमें इतनी डेथ तो हमारी किसी और डिजीज़ में नहीं हो रही। कोविड में भी तक नहीं हुई थी। 1 मिलियन डिजीज मतलब डेथ, उसको कवर करना बहुत मुश्किल हो गया। और ये देख रहे हैं 400 बिलियन, ये बहुत बड़ा नंबर हुआ। इसका क्या है, ट्रीटमेंट क्या है?
90% ऑफ हेपेटाइटिस सी पेशेंट्स कैन बी हील्ड विद 3 to 6 months। हेपेटाइटिस होने के बाद में 3 to 6 मंथ तक उनका ट्रीटमेंट चलता है और वो लोग पर्सन क्योर भी हो जाते हैं। लेकिन ये ट्रीटमेंट काफ़ी सारे लोग इंडिया के अगर पर्सपेक्टिव से देखें या किसी और कंट्री के डेवलपिंग कंट्री के पर्सपेक्टिव से देखें तो जो मतलब बहुत से पर्सन इग्नोरेंस दिखाते हैं, या कुछ लोग तो मेडिकल हेल्प लेने से ही सीखते हैं। वो सोचते हैं हमारी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग है, लेकिन एक्चुअली उनकी बॉडी का बहुत बड़ा लॉस हो चुका होता है। हेपेटाइटिस ए एंड ई, लैक ऑफ फूड हाइजीनिक कंटेमिनेटेड वाटर एंड सब स्टैंडर्ड सैनिटरी फैसिलिटीज़। हेपेटाइटिस ए और ई किससे होता है? हमारा फूड की, हमारा जितने ड्रिंकिंग वाटर हो गया, फूड कंजप्शन हो गया, या पुअर सैनिटरी फैसिलिटीज़ है, उन सबसे होता है। और बी सी डी ये किससे होता है? सेक्सुअल कॉन्टेक्ट हो गया, स्पर्म एंड अदर बॉडी फ्लूइड्स, ब्लड, या किसी पर्सन में एक पर्सन से दूसरे पर्सन के लिए ब्लड ट्रांसमिशन कराया गया, मीन्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ओटी ऑपरेशन थिएटर में जब जाते हैं तब ब्लड की नीड पड़ती है। तो उस सारे केसेस में अब तो फिलहाल चेक किया जाता है, लेकिन तब भी मिस्टेक्स हो ही जाती हैं। ये टाइप्स दे रखे हैं हेपेटाइटिस ए बी सी डी ई। आप चाहें तो इसका डायग्राम अच्छा आपने ले लिया होगा। ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ड्रॉ कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं हट जाता हूँ। इसको देखते हैं बड़े ध्यान से, ठीक है। नेम ऑफ वायरस, हेपेटाइटिस ए वायरस, ये वायरस दे रखा है। हेपेटाइटिस बी वायरस, सी वायरस, डी ई। क्लासिफिकेशन पी कोरोना वायरस, ठीक है। इसमें भी कोरोना दे रखे हैं। कोरोना का मीन्स क्या है? कोरोना जैसे कोरोना वायरस हो गया या किसी वायरस में कोरोना लगा है, कोरोना का मीन्स क्या होता है? उसमें ये कॉलर जैसी ये जो कोरोना मीन्स क्या होता है, अपने ये इस टाइप के जो कवच होगा, या मीन्स कह सकते हैं हिंदी में उसको क्या बोलते हैं अपना, आई एम फॉरगेटिंग, जो मुख होता है राजा महाराजा यूज़ करते हैं, वही सेम चीज़ को कोरोना बोलते हैं। मैं हिंदी में उसको ट्रांसलेट नहीं कर पा रहा हूँ अभी। क्लासिफिकेशन हो गया, इसका जो वायरस होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। एंटेरिक मीन्स क्या होता है? ये इंटेस्टाइन में जितना हमने फूड वगैरह कंजप्शन कर रहे हैं उससे ये फिर ब्लड में जाएगा, ब्लड वहाँ से विलाई से ऑब्जर्व होकर ब्लड में जाएगा, ब्लड से फिर लिवर में जाएगा, लिवर से फिर हमारी बॉडी में ट्रांसफर होगा, ठीक है। क्रोनिक हेपेटाइटिस नहीं है। क्रोनिक क्या होता है और एक्यूट क्या होता है? एक्यूट डिजीज़ या एक्यूट मीन्स क्या होता है? बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होगा, उसके बाद जो उसका ट्रीटमेंट चलेगा उसके बाद ठीक हो जाएगा। लेकिन जो क्रोनिक होता है, अगर मैंने पीछे वर्ड चेंज कर दिया तो उसके लिए सॉरी। क्रोनिक जो होगा वो बहुत लॉन्ग टाइम के लिए होगा, पूरी लाइफ टाइम रहेगा। जब तक पर्सन रहेगा तब तक उसकी लाइफ लॉन्ग डिजीज रहेगी उसके अंदर, ठीक है। क्योर क्या है? नो क्योर ट्रीटमेंट यूजुअली टैकल द सिम्टम्स, मतलब ये सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है इसका। जो मतलब प्रॉब्लम्स अराइज होंगी पर्सन को तो उसके हिसाब से उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया कर दिया जाता है। हेपेटाइटिस बी में क्या होता है? ये थोड़ा बहुत डेंजर है। ये हेपेडेना वायरस से होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए है इसका जेनेटिक मटेरियल, और ये पेरिनेटल है, ठीक है। पेरिनेटल मीन्स क्या होगा? ये ब्लड के थ्रू इसका ट्रांसमिशन हो रहा है, मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन को अगर ब्लड इंजेक्ट हुआ है तो इसका ट्रांसमिशन हो रहा है। 45 to 160 डेज इसका इंक्यूबेशन पीरियड है। इंक्यूबेशन पीरियड वो पीरियड होता है जिसमें क्या होता है, कोई भी डिजीज, अगर ये जैसे वायरस मान लीजिए, ये एक ह्यूमन बीइंग है, इसके अंदर ये आया, जो इसका डिजीज़ करने ये आते ही तो सीधे डिजीज़ नहीं कर देता ना, तो इसके आने के बाद में ये पूरी तरीके से जब अंदर मैच्योर हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेगा, काफ़ी सारे अपने बना लेगा, उसके बाद पर्सन को इन्फेक्शन होगा और वो परेशान हो जाएगा। तो जब ये सारा इन्फेक्शन इसके अंदर हो जाता है, मतलब डायग्नोसिस होने लगती है डिजीज़, उस यहाँ से लेके इस टाइम तक को हम इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। हेपेटाइटिस बी वायरस हो गया, इसका जो चांस है क्रॉनिक हेपेटाइटिस का 10% है। मतलब अगर आपका ट्रीटमेंट सही से नहीं हो रहा है, मेडिकल फैसिलिटीज़ आप सही से नहीं यूज़ कर पा रहे हैं या अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको फिर बाद में क्रॉनिक हेपेटाइटिस हो जाता है जो आपकी लाइफ लॉन्ग रहेगा। जैसे डायबिटीज़ हो गया, कैंसर हो गया, तो ये फिर क्रॉनिक बन जाएगा। नो क्योर ट्रीटमेंट यूजुअली टैकल दी सिम्टम्स, इसका भी कोई ट्रीटमेंट नहीं है, इसको भी ये सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है इसका, जैसे कि कोविड केस में अभी तक हो रहा है। हेपेटाइटिस सी वायरस हो गया, ये फ्लेवी वायरस से होता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए इसका जेनेटिक मटेरियल है, 15 to 150 डेज, क्योंकि ये वायरस का जो इंक्यूबेशन पीरियड है ये बहुत बड़ा है, तो इसमें अगर ये सिम्टोमेटिक रह गया तो फिर ट्रीटमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो पहले से ही इतना मल्टीप्लिकेशन कर चुका था हमारी बॉडीज़ में, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज,
इसका बहुत हद तक लॉस कर चुका होता है, पूरी प्रोटीन मशीनरी अपने कंट्रोल में ले चुका होता है ये। इसका क्रोनिक होने का जो चांसेस है वो 50% है। ठीक है, नो क्योर ट्रीटमेंट्स यूजुअली टैकल द सिम्टम्स। ठीक है, तो इसका भी वही है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है स्पेशल। तो ऐसा नहीं है कि ट्रीटमेंट हो नहीं सकता, ट्रीटमेंट भी हो सकता है, लेकिन हमारा जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो टेक्नोलॉजीज हम आज यूज़ कर रहे हैं वो उतनी एडवांस नहीं है। एडवांस ना होने के कारण हमारे पास डिफरेंट हर एक डिजीज़ की वैक्सीन्स नहीं है। और वैक्सीन्स क्या, हमारे पास जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट्स दे सकते हैं, IPV इंजेक्शंस जो हम दे सकते हैं, वो सारी टेक्नोलॉजीज हमारे पास लैग कर रही हैं अभी। लेकिन एग्रीकल्चर के फील्ड में हम लोग बहुत डेवलप कर रहे हैं। हेपेटाइटिस डी वायरस क्या है? ये डेल्टा वायरस है, सिंगल स्टैंडर्ड नेगेटिव वायरस है, इसमें सिंगल स्टैंडर्ड नेगेटिव स्ट्रैंड वायरस है। नेगेटिव पॉजिटिव में क्या डिफरेंस होता है? पॉजिटिव वायरस जो होते हैं वो सीधा mRNA से मतलब जुड़ जाते हैं, जाकर अपना स्टैंड लेकर, ये mRNA अगर दे रखा है तो इस पे जाएंगे, वो जुड़ जाएंगे और प्रोटीन सिंथेसिस, सीधा प्रोटीन का मैन्युफैक्चरिंग कर देते हैं। लेकिन नेगेटिव स्टैंड वाले जो होते हैं वो नहीं कर पाते हैं। 60 डेज है इसका इंक्यूबेशन पीरियड। 5% ऑफ दी को इन्फेक्शियस होगा, 80% ऑफ द सुपर इन्फेक्शंस होंगे। सुपर इन्फेक्शन क्या हो गया? यहाँ पर जो इन्फेक्शन होने के बाद में वो इन्फेक्शन बढ़ता चला जाएगा और आपको काफ़ी हद तक मीन्स रिलीफ नहीं मिल पाएगा और वो क्रोनिक की कंडीशन में जाता चला जाएगा। नो क्योर ट्रीटमेंट अल्फा इंटरफेरॉन्स फॉर 12 मंथ्स दिए जाते हैं। अब अल्फा इंटरफेरॉन्स आपको मैं समझाता हूँ, इंटरफेरॉन्स क्या होते हैं। इंटरफेरॉन्स बेसिकली लो मोलिकुलर वेट प्रोटीन्स होते हैं। अब आप लो मोलिकुलर वेट प्रोटीन्स तो समझते होंगे, ऐसे मॉलिक्यूल्स, ऐसे कण मीन्स जो जिनका मोलिकुलर वेट बहुत कम होता है, और वो रिलीज कहाँ से होते हैं वो आपको बता रहा हूँ। अगर आपके पास में एक सेल है, मतलब एक ह्यूमन की सेल है, यूकैरियोटिक सेल्स ले लीजिए, उस सेल पे अगर वायरस ने इन्फेक्ट किया, जैसे हमारे लीवर की सेल पर वायरस ने आके इन्फेक्शन किया, तो इन्फेक्शन करते ही अगर तो सेल की डेथ हो रही है तो वो ऐसे लो मोलिकुलर वेट प्रोटीन्स निकालेगी जिसको हम इंटरफेरॉन्स बोल रहे हैं। और वो इंटरफेरॉन्स क्या करेंगे, वो ऐसे केमिकल्स होते हैं जो आसपास की उसकी सेल्स हैं जिसमें इन्फेक्शन नहीं हुआ है, वो सारे सेल्स को मैसेज दे देंगी कि भाई वायरस आ चुका है। आपके जो रिसेप्टर्स हैं, जैसे कि हमारे कोविड में ACE2 रिसेप्टर्स होते हैं, उस पर जाकर ये जुड़ता है। तो ऐसे ही हमारी बॉडीज़ में सारे रिसेप्टर्स होते हैं जिससे एंजाइम आते हैं, वो अंदर आएंगे बाहर जाएंगे। मतलब जो जैसे हमारे घर में एक गेट लगा होता है या फिर हमारा कोई वॉचमैन होता है, वो ध्यान रखता है कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, एंट्री देगा। तो ऐसे ही हमारे रिसेप्टर्स होते हैं हमारे सेल मेम्ब्रेन के ऊपर। तो वो जब वायरस आएगा उससे पहले वो इंटरफेरेंस वहाँ पर आके जुड़ जाते हैं, उसके जैसा सेम शेप बना लेंगे और बता देंगे भाई ये फोटोग्राफ्स इसके ले लो, ये मेमोरी है और ये आपके ऊपर अटैक करने वाला है। तो फिर वो सारी सेल्स को मैसेज दे देते हैं और वो सेल्स अपने सारे वो रिसेप्टर्स बंद कर लेती हैं जिससे आके वायरस जुड़ेगा, क्योंकि वायरस डायरेक्टली तो हमारे सेल के अंदर एंटर कर नहीं सकता। तो ये होते हैं इंटरफेरेंस। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। अब आते हैं हेपेटाइटिस ई वायरस। ये हैप्पी वायरस से होता है, इसका भी सिंगल स्टैंडर्ड RNA है, एंटेरिक है, 15 to 60 डेज इसका इंक्यूबेशन पीरियड है और ये क्रोनिक नहीं है, मतलब ये ट्रीटमेंट हो जाता है इसका। नो क्योर ट्रीटमेंट यूजुअली टैकल दी सिम्टम्स। चलिए आप अगर इसको बनाना चाहते हैं या डायग्राम लेना चाहते हैं तो उसको ले लीजिए। अब बात करते हैं व्हाट इज हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए एक्चुअली है क्या? हेपेटाइटिस ए इज अ हाईली कंटेजियस वायरल लिवर इन्फेक्शन। मीन्स क्या है, हमारा जो लिवर है ना, लिवर एक तो हमारा बहुत वाइटल ऑर्गन है और बहुत ही नाजुक भी है और बहुत ही कठोर भी है, मीन्स एक स्टिफ ऑर्गन भी है हमारी बॉडी का। मीन्स इसका जो कह सकते हैं, अगर इसमें कोई डिस्ट्रक्शन होता है तो इसकी रिकवरी सबसे फास्ट होती है हमारी बॉडी में। कंटेजियस वायरल इन्फेक्शन, ठीक है। हेपेटाइटिस ए इज़ अ हाईली कंटेजियस वायरल लिवर इन्फेक्शन। हमारे लिवर में इन्फेक्शन होता है इससे, ठीक है। तो ये हम हेपेटाइटिस ए इज़ अ हाईली कंटेजियस वायरल लिवर इन्फेक्शन। तो हेपेटाइटिस ए जो है बहुत ही खतरनाक वायरल इन्फेक्शन होता है हमारे लिवर के अंदर। वायरल इन्फेक्शन मीन्स क्या हो गया, लिवर वायरस इन्फेक्शन। इट इज़ प्रिवेंटेबल बाय वैक्सीन एंड इट इज़ कॉज्ड बाय इंजेक्शन ऑफ फेशियल मैटर्स। ये वैक्सीन इसको क्योर कर सकते हैं हम। और दूसरी चीज़ ये होता कैसे है, अब आपने कंटेमिनेटेड फूड ले लिया। कंटेमिनेटेड का मीन्स क्या हो गया, कोई ऐसा खाना आपने जो खाया जिसके अंदर वो वायरस पहले से प्रेजेंट है, आपने सही से हैंड वॉश नहीं किए, या जो खाना बनाया वो प्रॉपरली कुक नहीं है। प्रॉपरली कुक का मीन्स क्या है यहाँ पर, जैसे आपने मान लीजिए
चिकन आपने यूज़ कर रहे हैं अपने फूड में, तो वो आपने पार्शली कुक कर लिया, या एग आप खा रहे हैं तो वो पार्शली कुक कर लिया, उसमें कहीं से वायरस आ गया है, तो वो आपकी बॉडी के अंदर पहुंचेगा और फिर हमारे आपके लिवर में एब्जॉर्ब हो जाएगा। पहले इंटेस्टाइन में जाएगा, इंटेस्टाइन से विलाइस वगैरह ऑब्जर्व करेंगी, फिर वो लिवर के पास भेजेंगी उसको हमारे ब्लड को प्योरीफाई करने के लिए, क्योंकि लिवर ही वो ऑर्गन है जिसमें अगर कोई केमिकल्स गलत हैं हमारी ब्लड में जो ऑब्जर्व हो रहे हैं हमारे इंटेस्टाइन से, कोई केमिकल्स ऐसे हैं जो टॉक्सिक हैं या फिर कोई ऐसे वायरस हैं या इन्फेक्शन है, तो वो सारी चीज़ें लिवर के पास पहुंचती हैं। तो लिवर वहाँ पे चेक करता है, लिवर स्कैनिंग करेगा, स्कैनिंग करने में अगर पकड़ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो वो लिवर पे इन्फेक्शन कर देते हैं। इट माइट लास्ट फॉर वीक्स टू मंथ्स, ये हफ्तों से लेकर महीनों तक रह सकता है हमारी बॉडी में। व्हाट आर द सिम्टम्स, अब इसके सिम्टम्स क्या होंगे? जॉन्डिस, आपकी आइज़ का कलर येलोइश होना, बॉडी का कलर येलोइश होना, नेल्स येलोइश होना, मतलब पूरी बॉडी पीली पड़ जाना, उसको जॉन्डिस बोलते हैं। ये एक सिम्टम है, ना कि ये डिजीज़ है। तो मैंने कई सारे ऐसे भी देखे केसेस जो मतलब बहुत एजुकेटेड पर्सन है, वो लोग मतलब सुपरस्टिशियस थिंग्स में बिलीव करते हैं कि जॉन्डिस हुआ है तो इसको आइए किसी किसी पर्सन के पास ले जाते हैं, घोस्ट के पास ले जाते हैं, घोस्टोलॉजिस्ट के पास ले जाते हैं, वो उसका ट्रीटमेंट कर देंगे झाड़ फूक कर। बेसिकली ऐसा कुछ होता नहीं है। तो ये लोग अपने 90% केसेस पे मतलब खेलते हैं। नौसिया हो गया, एब्डोमिनल पेन हो गया, हाउ इज इट स्प्रेड, कैसे फैलता है? कांटेक्ट, डायरेक्ट कांटेक्ट से भी फैल सकता है, इन्फेक्टेड पीपल से भी फैल सकता है, फूड वाटर के थ्रू, या सीवियर कंटेमिनेशन, या सेक्सुअल कॉन्टेक्ट, ये सारी चीज़ें होंगी। हेपेटाइटिस बी इज़ अ सीरियस एंड डेडली डिजीज़। अब हम बात करते हैं हेपेटाइटिस बी के बारे में। ये एक बहुत सीरियस डिजीज़ है। मीन्स जैसे कि हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं, और एग्ज़ाम्स में क्या होता है, प्री बोर्ड्स होते हैं, मेंस एग्ज़ाम होते हैं, जो फाइनल एग्ज़ाम होते हैं, और कुछ क्लास टेस्ट भी होते हैं। तो कुछ डिजीज़ को हम ऐसा मान लेते हैं वो क्लास टेस्ट के जैसे हैं, लेकिन ये जो है हमारे बोर्ड्स के क्लास 12 के फाइनल एग्ज़ाम के जैसे हैं। और फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आप मैथ्स का या फिजिक्स का एग्ज़ाम ले लीजिए, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो। Hepatitis B virus infects people of all ages, as many as 2.2 millions in the US and chronically infected। आप समझ पा रहे हैं, 2.2 मिलियन यानी कि 22 लाख लोगों को ये इन्फेक्ट करता है। एक बहुत बड़ी मतलब कोई छोटी डिजीज़ नहीं है। Up to 40% of chronic infections lead to cirrhosis, liver failure and liver cancers which may lead to the death। सिरोसिस क्या होता है? मतलब हमारे लिवर की जो सेल्स होती हैं, टिश्यूज़ होते हैं, वो उनका लार्ज स्केल पे डिस्ट्रक्शन होता है, लिवर डैमेज होने लगता है, और फिर क्या होगा बाद में जब जिनको सिरोसिस होता है तो उनके मोस्ट ऑफ द चांसेस क्या होते हैं, 30 या 10 to 12%, उसमें फिर वही सेम चीज़ कैंसर में बदल जाती है। और कैंसर में हम एक लेक्चर लेंगे, एक लें या दो लें, बड़ा डिटेल में इसको एक्सप्लेन करना है। हेपेटाइटिस बी इज ईजिली स्प्रेड, हेपेटाइटिस बी बहुत ईजिली स्प्रेड हो जाता है। Hepatitis B is 50 to 100 times x more infected than HIV virus and can live outside the body for 7+ days and still cause infections। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा, समझा होगा कि HIV इज़ द मोस्ट इन्फेक्शियस वायरस है। तो ये उससे 50x या 100x मतलब ज़्यादा कंटेजियस है। तो इसकी मीन्स इन्फेक्शंस रेट बहुत तेज़ है। इसको अगर एक बार इन्फेक्शन हो जाए तो उसको फिर ट्रीट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और ख़ास केस में उस केसेस में जिसमें पर्सन्स क्या होते हैं, जो पेशेंट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, पहले तो इधर उधर घूमते रहेंगे, गोस्ट्रोलॉजिस्ट के पास पहुंच जाएंगे, या फिर मतलब कोई ऐसी मतलब ऐसे किसी डॉक्टर के पास पहुंच जाएंगे जो एक्चुअली में डॉक्टर है नहीं। तो वो अपने पहले सारे एक्सपेरिमेंट करता है, या जो उसके पास में एक्सपेरिमेंटल डेटा है उसका यूज़ कर वो उसका ट्रीटमेंट करता है। लेकिन तब तक ये वायरस बहुत डेवलप मतलब अपने आप को बहुत डेवलप, मैच्योर, मल्टीप्लाई कर चुका होता है। तो फिर ऐसे केसेस में डेथ के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि एक जो MBBS डॉक्टर होता है वो तो बहुत ब्रिलियंट डॉक्टर होता है, उसने सब कुछ जाना होता है, मतलब हर एक डिजीज़ का उसको नॉलेज होती है। अगर आप ये समझ के जाते हैं कि उसको कुछ नहीं पता है तो फिर आप गलत हैं। 2 to 3 of those living with the chronic hepatitis B do not show they are infected but can still spread the virus to others। मतलब 2/3 का जो रेशियो है, कुछ ऐसे पीपल्स होते हैं जिनको पता ही नहीं होता कि वो क्रोनिक हेपेटाइटिस से इन्फेक्टेड हैं, या जो इन्फेक्टेड हैं भी तो वो दूसरों को इन्फेक्शन कर देते हैं, लेकिन अपना ट्रीटमेंट नहीं कराने की वजह से दूसरों का लॉस करते हैं। उनको लगता है कि वो ऐसा कुछ नहीं करें, लेकिन काफ़ी हद तक दूसरों के प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं वो लोग। अभी हेपेटाइटिस बी का जो टेस्ट होता है, ये हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन टेस्ट होता है, इसका HBsAg इसको बोलते हैं, हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन टेस्ट।
क्रोनिक हेपेटाइटिस, लिवर सिरोसिस, लिवर कैंसर, ये 3 कंडीशंस अराइज होती हैं जो कि बहुत डेंजर हैं हेपेटाइटिस के अंदर। अबाउट 25% ऑफ द क्रोनिक हेपेटाइटिस पेशेंट वुड डेवलप लिवर सिरोसिस। लिवर सिरोसिस जैसे मैंने पहले भी बताया, लिवर सिरोसिस में क्या होगा, हमारे लिवर्स के टिश्यूज डिस्ट्रक्ट होने लगते हैं, लिवर डैमेज होने लगता है और इसकी रिकवरी जो होनी चाहिए वो बाद में रिकवरी इतनी हो नहीं पाती है। हालांकि अगर मतलब मेडिकेशन सही से हो रहा है तो लिवर एक ऐसा ही ऑर्गन है जिसकी रिकवरी सबसे फास्ट हो सकती है एज़ कम्पेयर टू कोई भी ऑर्गन हमारी बॉडी में हो। क्योंकि जब आप मेडिकल कॉलेज में पढ़ेंगे, आप डाइटन एंड हॉल जैसी बुक्स पढ़ेंगे, फर्स्ट ईयर में जब आप ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें जब लिवर एज अ ऑर्गन जो चैप्टर है उसमें आपको बहुत डिटेल में जानने को मिलेगा। अब आगे लिवर कैंसर क्या होता है। 3 to 5% पेशेंट्स विद लिवर सिरोसिस वुड डेवलप लिवर कैंसर्स ईच ईयर। जिनको लिवर सिरोसिस हो चुका है या हेपेटाइटिस हो रहा है उसमें से 3 से 4% लोगों को मतलब कैंसर होना बिल्कुल कंफर्म होता है। क्योंकि ये क्या होता है, हमारे जो प्रोटोऑन्कोजीन्स होते हैं वो कैंसर और जीन्स में बदल जाते हैं, ठीक है, ये कंडीशंस होती है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम लोग काफ़ी डिटेल में सब कुछ पढ़ते जाएंगे। अभी तो हमारा बैच स्टार्ट हुआ है नीट का। हेपेटाइटिस बी वायरस इज सेकेंड ऑनली हेपेटाइटिस बी वायरस इज सेकेंड ओनली टू टोबैको स्मोक इज कॉजिंग कैंसर डेथ ग्लोबली। हेपेटाइटिस वायरस जो है वो सेकंड नंबर पर आ रहा है, जैसे टोबैको या स्मोकिंग करने से जो जिन पर्सन की डेथ हो रही है उसके बाद सेकंड नंबर पर वो आता है। लिवर कैंसर कॉज्ड बाय द क्रोनिक हेपेटाइटिस बी इन द सेकंड लीडिंग कॉज ऑफ कैंसर डेथ फॉर द एशियन मैन इन द यूएस। अगर जो एशिया है वहाँ पर अगर जो मेंस की डेथ हो रही है और उसमें जो कैंसर हो रहा है तो मोस्ट ऑफ द चांसेस जो हो रहा है, जो कैंसर हो रहा है वो लिवर में ही हो रहा है। इसका इस सेंटेंस का कहने का मीन्स ये है, ठीक है। द इंसिडेंस ऑफ लिवर कैंसर इज 9 times हायर एशियन अमेरिकन मैन देन देयर वाइट काउंटर पार्ट्स। तो इनका कहने का मीन्स ये है सेंटेंस का कि जो लिवर कैंसर की जो चांसेस हैं वो 9 times हाई हैं एशियन अमेरिकन मैन देन वाइट काउंटर पार्ट्स। जो वाइटिश पीपल हैं उनसे इनके जो इन्फेक्शियस होने के चांसेस 9 times मोर हैं। हेपेटाइटिस बी एसोसिएटेड लिवर कैंसर डिस्ट्रॉइंग नॉर्मल सेल्स, ये डायग्राम में दिखा रखा है। हेपेटाइटिस बी एंड सी आर कॉमन लिवर इन्फेक्शंस अमंग पीपल्स लिविंग विद एचआईवी। और एचआईवी में क्या होता है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसीज। एचआईवी की फुल फॉर्म आपको पता होगी, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है। तो इसका मीन्स क्या, ह्यूमन का मीन्स इंसान हो गया, इम्यूनो मीन्स क्या होगा हमारी इम्यूनिटी, डिफिशियंसी मीन्स क्या होगा उसकी कमी, और जो सिंड्रोम क्या होता है, सिंड्रोम का मीन्स होता है जब बहुत सारी डिजीज़ एक साथ हों तो उसको सिंड्रोम बोलते हैं। तो जब किसी को एचआईवी होता है या एचआईवी होगा तो फिर एड्स होगा, ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। जब वो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होगा तो सिंड्रोम होना है, सिंड्रोम होगा तो डिफरेंट टाइप की डिजीज़ होंगी, डिफरेंट टाइप की डिजीज़ होंगी, उसमें से 1-2 डिजीज़ ऐसी होंगी जो हेपेटाइटिस बी और सी होंगी। समझे आप? स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। बाकी नोट्स जरूर बनाइए, चाहे बहुत जितने कम बना सकते हैं उतने बनाएं। हेपेटाइटिस बी इज वैक्सीन प्रिवेंटेबल, और इसकी वैक्सीन कौन सी टेक्नोलॉजी पे बनी है, ये कई बार नीट में क्वेश्चन आ चुका है। ये mRNA बेस्ड टेक्नोलॉजी पे बनी हुई है, यहाँ लिख लेते हैं। चलिए इसको नेक्स्ट यहाँ पर लिखते हैं हम लोग। ओके, तो हम कलर ही चेंज करना पड़ेगा। mRNA टेक्नोलॉजी पे बनी है, और जब हम जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ेंगे, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे तो उसको बहुत डिटेल में देखेंगे क्या होती है mRNA टेक्नोलॉजी। अब इसका हमारे थोड़े नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख लेते हैं। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जाता हूँ। हेपेटाइटिस ए इज अ लिवर इन्फ्लेमेशन कॉज्ड बाय हेपेटाइटिस वायरस। हेपेटाइटिस कुछ नहीं है, लिवर में इन्फ्लेमेशन होने के कारण ही, मतलब लिवर में इन्फ्लेमेशन होने को ही हेपेटाइटिस कहते हैं। आप सिंपल वर्ड्स में ये समझ लीजिए। अब बात आती है, ये एक हाईली इन्फेक्शियस डिजीज़ है। हेपेटाइटिस में बी ऑफ फॉलोइंग टाइप्स, जैसे हमने पढ़ा था ABCDE, ठीक है। तो हेपेटाइटिस ए जो होता है, हेपेटाइटिस ए इज कॉज बाय हेपेटाइटिस ए वायरस। हेपेटाइटिस ए वायरस से ये कॉज होता है।
हमारा पेन वर्क नहीं कर रहा है, क्या प्रॉब्लम हुई है इसको? अब ये वर्क कर रहा है। हेपेटाइटिस ए वायरस से होता है। ट्रांसमिटेड थ्रू कैसे होगा? ये फूड, वाटर, क्लोथ्स, फेसेस, मतलब किसी से भी हो जाता है। स्किन से कांटेक्ट में हो जाएगा, फेसेस से हो जाएगा, फूड से हो जाएगा। दिस वायरस डज नॉट डैमेज लिवर सेल्स, और ये हमारा लिवर को डैमेज नहीं करता है, लेकिन तब भी मतलब इतना कंटेजियस नहीं है, लेकिन हाँ नुकसान तो करेगा क्योंकि एक डिजीज है। हेपेटाइटिस बी, it is caused by hepatitis B virus. It is transmitted by blood products such as plasma, medical instruments contaminated with infected blood. It results in the swelling of the liver cells. ये हमारे लिवर्स की स्वेलिंग होने लगती है हेपेटाइटिस बी में, जिससे कि लिवर का साइज बढ़ जाता है। और स्वेलिंग का मीन्स क्या, वहाँ पर फ्लूइड इकट्ठा हो रहा है। और ये हेपेटाइटिस बी वायरस से होता है। ये ब्लड प्रोडक्ट्स, प्लाज्मा हो गया। जैसे कि अभी हमारे जो कोविड में कोई ट्रीटमेंट नहीं हो रहा था, मीन्स उसका कोई, जब हमको ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, तो जिस पर्सन के अंदर इन्फेक्शन हुआ था और वो क्योर हो गया, तो उसके ब्लड में एंटीबॉडीज़ बेसिकली बनी होंगी, तभी तो वो ठीक हुआ है। तो उस एंटीबॉडीज़ को हम लोग निकाल लेते थे प्लाज्मा से। और वो प्लाज्मा, जैसे कोई पर्सन हो गया हमारा, सीएम हो गया, पीएम हो गया, या मतलब कोई ऐसी पर्सनैलिटी है जिसको हमको बचाना हमारी प्रायोरिटी है, या कोई साइंटिस्ट है, तो उसमें डायरेक्टली वो एंटीबॉडीज़ निकाल कर इंजेक्ट कर देते हैं। तो उसमें प्लाज्मा के अंदर वो होता था सारा कुछ। तो ये होता है प्लाज्मा थेरेपी। नो हेपेटाइटिस एक्ट नाउ। आर यू एट रिस्क? क्या आप रिस्क पे हैं? एवरीवन कुड बी एट रिस्क ऑफ हेपेटाइटिस। रिस्क इंक्लूड, हर कोई हेपेटाइटिस के रिस्क में हो सकता है। तो रिस्क देख लेते हैं हम कैसे हो सकते हैं। अनसेफ इंजेक्शंस एंड मेडिकल प्रोसीड्यूर्स, जैसे कि मैंने बताया था आपको पहले भी, जो झोला छाप डॉक्टर्स होते हैं या मीन्स जिनको नॉलेज नहीं होती है, वो एक्चुअली एमबीबीएस नहीं होते हैं, लेकिन अपना शौक पूरा करने के लिए डॉक्टर बन जाते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, एक तो कुछ, मैं हर किसी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, कुछ ऐसे होते हैं और वो हमेशा ही देखे गए हैं, उनके कुछ केसेस ओपन होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, वो अवेयरनेस पर डिपेंड करता है। लेकिन वो लोग क्या करते हैं, अगर इंजेक्शन्स यूज़ कर रहे हैं, सिरिंजेस यूज़ कर रहे हैं, तो सेम अभी एक पर्सन के की है, सेम फिर वो पर्सन चला गया दूसरे के यूज़ करेंगे, इससे हेपेटाइटिस जैसी डिजीज़ होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है। अनसेफ अनप्रोटेक्टेड सेक्स हो गया, ये सारी चीज़ हो गई। मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन हो गया। ठीक है। और इंजेक्शन ड्यूरिंग इंजेक्टिंग ड्रग्स यूज़, जैसे कि कोई स्टेरॉइड्स लेते हैं कुछ पर्सन, वो तो अपना उसमें ड्रग यूज़ में आ जाएगा, एल्कोहल अब्यूज़ में आ जाएगा, उसको हम बाद में पढ़ने ही वाले हैं। हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन देख लेते हैं। ये देखा ना, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होती है? इसमें क्या होता है, हमारे पास जैसे जो वायरस है, वायरस का डीएनए हमने निकाल लिया। वायरस का ये, जैसे मान लीजिए ये डबल स्टैंडर्ड वायरस था, इसको हमने क्या किया, इसके जो जीन थे उसको हमने ऐसे करके मॉलिक्यूलर सीजर से हमने इसको काट लिया। ये इसके जो जीन्स थे, इसको एक हमारे डिज़ायरेबल वायरस के साथ जोड़कर और इसको ह्यूमन के अंदर, इस वैक्सीन के अंदर डाला और ह्यूमन के अंदर इंजेक्ट कर दिया, तो ये सेकेंडरी प्रोटीन्स वहाँ पर बन जाएंगे। तो ये हो गया हमारा हेपेटाइटिस। यहाँ पर ये फिनिश होता है हेपेटाइटिस, और लेक्चर की पीडीएफ आपको एंड में मिली जाएगी। और फिर उसके बाद में हो सकता है हम SARS-CoV-2 के बारे में पढ़ें, डिटेल में स्टडी करें। हाँ, अब हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे कोरोना वायरस के बारे में। हम सार्स पढ़ेंगे, मर्स पढ़ेंगे, और 2019 नोवल कोरोना वायरस के बारे में पढ़ेंगे, और जितनी लेटेस्ट रिसर्च हो रही है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो चलिए अब लेक्चर को यहाँ वाइंड अप करते हैं, क्योंकि ये लेक्चर अपनी सीरीज़ का सबसे बड़ा लेक्चर हो गया है। और आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो सीधा आप गूगल क्लासरूम में जाइए, वहाँ पर कमेंट आउट कीजिए, जो भी आपकी क्वेरी होगी जल्द से जल्द सॉल्व होगी। और अगर कोई जैसे डाउट्स हैं, कोई ऐसे सेशंस हैं जो आपके क्लासरूम बेस्ड हैं, या आप जो स्टडी कर रहे हैं क्योंकि वर्क फ्रॉम होम पढ़ रहे हैं, तो जो भी प्रॉब्लम आ रही है तो हम 1-to-1 आपकी क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए तैयार हैं। ठीक है। थैंक यू।